नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हैं। एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हमारा विषय है ठेले पर हिमालय, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आज हम इस निबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर धर्मवीर भारती का परिचय। डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और विचारक थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। वे धर्मयुग के प्रधान संपादक भी रहे। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं कहानियों में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। इसी प्रकार काव्य रचनाएं ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनु प्रिया, सपना आदि। उन्हें भारत सरकार ने 1972 में पद्मश्री से अलंकृत भी किया है। तो देखिए, अब हम इस टॉपिक को देखें। अगर ठेले पर हिमालय, तो जैसे कि इसका शीर्षक है, आपने ठेला देखा ही होगा। उसके ऊपर देखिए, इस पिक्चर में भी मैंने दिखाया है कि यहाँ पर बर्फ़ की सिल्ली एक पड़ी हुई है। और इस निबंध में भी लेखक जो है वो शुरू में इस प्रकार का चित्र देखता है। ठेले पर हिमालय, खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। तो जैसा कि मैंने तस्वीर में दिखाया, तो लेखक ने भी ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाले को देखा। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए सी ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है, मतलब हिमालय के पहाड़ की शोभा है। तो तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। तो लेखक ने अपने मित्र की बात सुनकर शीर्षक का नाम रखा। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए हम लोग कौसानी गए। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी। तो छात्रों, इसमें जो कौसानी है वो एक जगह का नाम है। तो यहाँ पर लेखक यात्रा कर रहा है। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी। तो कोसी एक नदी है, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गाँव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उससे गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल। तो छात्रों, आप भी अगर किसी पहाड़ की यात्रा पर गए होंगे तो आपने इस तरह के दृश्य देखे होंगे। तो अगर हम वैष्णो देवी की यात्रा करें, नैना देवी चले जाएँ, तो वहाँ पर भी रास्ते में इस प्रकार के दृश्य मिल जाते हैं। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। तो कौसानी कहाँ बसा हुआ है, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था, क्योंकि लेखक तो बर्फ़ देखने आया था, लेकिन बर्फ़ थी ही नहीं। अब आगे क्या होता है देखिए। धीरे धीरे मेरी निगाह ने इस घाटी को पार किया, और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। अब क्षितिज क्या होता है बेटे, जहाँ पर हमें दूर से ऐसा लगता है जैसे धरती और आसमान मिल रहे हों, ऐसा दृश्य दिखे तो उसे हम क्षितिज कह देते हैं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। विस्मय मतलब हैरानी। इधर इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, ना सफ़ेद ना रुपहला, ना हल्का ना नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या, बर्फ़ तो है नहीं। हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है। और बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा, बर्फ़, वह देखो। शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। तो लेखक को क्या दिख गया, हिमालय का पहाड़ दिख गया। लगा उसे शील शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया।
सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छूमंतर हो गई। हम सब व्याकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के खानसामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब। तो डाक बंगला एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा मतलब होटल टाइप का घर होता है जिसमें लोग रहते हैं पहाड़ों में जाकर, तो डाक बंगले मिल जाते हैं रहने के लिए। आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे, हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है? ये डाक बंगले का जो खानसामा है वो लेखक और उसके मित्रों को बता रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक और उसके मित्र खिड़की के पास बैठे हुए हैं और देख रहे हैं हिमालय की शोभा। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों को हिम रेखाएँ अनावृत हो रही थीं। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं? अगर बता पाता तो यह खरोंच या पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई और यहाँ शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया जैसे सब आत्मलीन हो गए। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुँच गए, जहाँ गोमती बहती है। तो गोमती कहाँ बहती है? बैजनाथ में। गोमती की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूँ, इसलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा। तो मतलब जल में तैरते हुए हिमालय का जो छाया थी, प्रतिबिंब था, वो पड़ रहा था, उसमें लेखक डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले पर बर्फ़ को देखकर अल्मोड़े में मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को देखकर मन बहला लेते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, यह एक यात्रा वृत्तांत था जिसे लेखक ने लिखा है ठेले पर हिमालय शीर्षक से। आइए अब इसके प्रश्नों की बात करते हैं। लेखक कौसानी क्यों गए थे? पहाड़ों पर बर्फ़ देखने गए थे। बस पर सवार लेखक ने साथ साथ बहने वाली किस नदी का जिक्र किया है? कोसी नदी का। कौसानी कहाँ बसा हुआ है? सोमेश्वर घाटी के उत्तर में। लेखक और उनके मित्रों की निराशा और थकावट किसके दर्शन से छूमंतर हो गई? हिमालय के दर्शन से। लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे? डाक बंगले में। दूसरे दिन घाटी से उतरकर लेखक और उनके मित्र कहाँ पहुँचे? बैजनाथ। बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? गोमती। तो ये सारे प्रश्न आप कॉपी पर नोट कर लें और इसको लिख लें। ये सभी इस निबंध से जुड़े हुए हैं। आगे देखिए, भाषा बोध में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अच्छी किस्मत वाला, भाग्यशाली। चार रस्तों का समूह, चौराहा। अपने में लीन, आत्मलीन। जहाँ कोई ना रहता हो, निर्जन। जिसका कोई पार ना हो, अपार। जिसमें कोई कलंक ना हो, निष्कलंक। इसी प्रकार आगे देखिए, दो दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पर्वत और गिरी। धरती का धरा और भूमि। मुँह का मुख और आनन। बादल का मेघ और जलज। सूरज को हम और क्या कहते हैं? सूर्य और रवि। कमल को सरोज और राजीव। नदी को सरिता और नद कह सकते हैं। और हाथ को हम और क्या कह सकते हैं? कर और हस्त। ठीक है, इस सारे काम को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। आपने इस चैनल को देखा, आपका धन्यवाद। आपका हरीश शर्मा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ।